हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी हिस्से में नेपच्यून की कक्षा से भी आगे एक छोटा और बेहद ठंडा संसार है जहां सूरज की गर्मी शायद ही पहुंचती है, और यही है प्लूटो। ये पृथ्वी से बहुत दूर है और यहां तक कि सूरज की रोशनी भी वहां तक ज्यादा नहीं पहुंच पाती। कई दशकों तक वैज्ञानिकों को इस रहस्यमय दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उस समय के अधिकतर टेलीस्कोपों में यह बस एक छोटा धुंधला रोशनी का बिंदु था जो विशाल अंतरिक्ष में था। इसी वजह से कई सवाल अनुत्तरित रह गए। ये असल में कितना बड़ा है, इसकी सतह कैसी दिखती है और इसमें कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए और खगोलविदों की तकनीक बेहतर होती गई, वैसे वैसे प्लूटो के चारों ओर छुपे रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि प्लूटो अकेला नहीं है, वह अंतरिक्ष के अंधेरे में यात्रा कर रही दुनिया है। हाँ, इसके साथ एक अनोखा खगोलीय पिंड भी है जो आकार में लगभग इसका आधा है, और इसका नाम है कैरॉन। पहली नजर में लगेगा यह प्लूटो के चारों ओर घूमता साधारण चांद है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ज्यादा अध्ययन किया तो पता चला कि इन दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं है। कुछ खगोल शास्त्री मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के अनोखे नृत्य में घूमते हैं। सिर्फ इन्हीं के पास ऐसा पैटर्न है और पूरे सौरमंडल में इनका कोई समान नहीं। सवाल है, इस रहस्यमयी दुनिया की खोज कैसे हुई और कैरॉन ने प्लूटो के बारे में हमारी सारी जानकारी कैसे बदल दी, और कैरॉन दिखता कैसा है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करता हूं। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। सब कुछ 90 के दशक में शुरू हुआ। यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी में एक खगोल शास्त्री जिसका नाम जेम्स क्रिस्टी था, प्लूटो की पुरानी तस्वीरों का सामान्य विश्लेषण कर रहा था। उसका उद्देश्य प्लूटो की गति की गणना को बेहतर बनाना था। फोटोग्राफिक प्लेट्स की जांच में उसने कुछ अजीब देखा। कुछ तस्वीरों में प्लूटो का प्रकाश बिंदु स्पष्ट नहीं था, बल्कि एक तरफ उभार या निकला हिस्सा दिख रहा था। पहली नजर में यह केवल कैमरे की कोई साधारण खराबी या तस्वीर लेते समय वातावरण की स्थिति का प्रभाव लगता था। असल में उन तस्वीरों में से कई को पहले ही दोषपूर्ण या खराब गुणवत्ता वाली के रूप में चिन्हित कर दिया गया था। लेकिन क्रिस्टी आश्वस्त नहीं थे। उन्हें डबल स्टार्स यानी एक ही सिस्टम में साथ साथ मौजूद तारों का अध्ययन करने का अनुभव था। इसलिए वे उन अजीब पैटर्न से वाकिफ थे जो दिखाते हैं कि तस्वीर में दो वस्तुएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि उसी तस्वीर में बाकी तारे छोटे हैं और उनमें कोई विकृति नहीं है। अगर टेलीस्कोप या पृथ्वी के वातावरण में कोई समस्या होती तो तस्वीर में हर चीज प्रभावित होती, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ प्लूटो का आकार ही अजीब था। यहीं से एक चौंकाने वाली संभावना बनने लगी। क्या हो अगर ये कैमरे की खराबी ना हो? क्या हो अगर प्लूटो के साथ सच में कोई और है? पुष्टि के लिए क्रिस्टी ने वर्षों के संग्रहित प्रेक्षण अभिलेख दोबारा देखी। उसने 1960 के दशक से ही पुरानी तस्वीरों की जांच की। इसी कारण वही पैटर्न सामने आता गया। प्लूटो के चारों ओर अलग अलग जगह वही अजीब उभार बार बार दिखा। अपने साथी रॉबर्ट हैरिंगटन के साथ उन्होंने कई वर्षों के प्रेक्षण डेटा में इसकी गति का पता लगाया। गहन विश्लेषण के बाद एक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया। वह रहस्यमय वस्तु दरअसल प्लूटो के चारों ओर लगभग हर 6.4 दिनों में घूमती हुई प्रतीत होती है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि यह गति लगभग बिल्कुल प्लूटो की अपनी घूर्णन गति से मेल खाती है। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह साफ था कि उन्होंने एक नई दुनिया खोजी, एक बड़ा चंद्रमा जो प्लूटो से गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है और अनोखे नृत्य में शामिल है। शुरुआत में इसे अस्थायी नाम S1978P1 दिया गया था, लेकिन बाद में क्रिस्टी ने इसका नाम कैरन रखने का सुझाव दिया। साक्षात्कारों के अनुसार ये नाम उनकी पत्नी चार्लीन के उपनाम चार से लिया गया है, जिन्हें वो प्यार से बुलाते हैं। उन्होंने इसमें ऑन शब्द जोड़ा जो भौतिकी में सुनाई देता है। इसमें एक और मजेदार बात भी है। अपना सुझाव देने के बाद ही उन्हें पता चला कि प्राचीन ग्रीक मिथकों में चारोन वह नाविक है जो आत्माओं को अंडरवर्ल्ड यानी भगवान प्लूटो के राज्य में ले जाता है। नाम शुरू से तय था और 1986 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे आधिकारिक मान्यता दी।
फिर भी जैसे जैसे खगोल शास्त्री प्लूटो और चारोन की प्रणाली का अध्ययन करते गए, उन्हें लगा कि यह साधारण ग्रह और उपग्रह नहीं है, जैसा सौर मंडल में आमतौर पर देखा जाता है। असल में यहीं से वैज्ञानिकों का प्लूटो के बारे में पूरा नजरिया बदलना शुरू हुआ। चारोन के अस्तित्व की पुष्टि होने के बाद शोधकर्ताओं को प्लूटो के चारों ओर चंद्रमा की गति का उपयोग करके उनके पूरे सिस्टम का कुल द्रव्यमान अधिक सटीक रूप से मापने का मौका मिला, और परिणाम अप्रत्याशित था। कई वर्षों तक कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो असल में अपने असली आकार से बड़ा और भारी है, लेकिन जब नए गणना सामने आई तो पता चला कि ये हमारे सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों की तुलना में बहुत हल्का है। ये साफ हो गया कि ये पृथ्वी जैसी नहीं, बल्कि एक अनोखी जमी हुई दुनिया है जिसकी अपनी कहानी है। लेकिन चारन के बारे में जो खोज हुई वो और भी चौंकाने वाली थी। एक चंद्रमा के लिए ये अपने ग्रह के मुकाबले बहुत बड़ा है, जिसके चारों ओर ये घूमता है। अधिकांश ग्रह चंद्रमा प्रणालियों में चंद्रमा अपने ग्रह से छोटा होता है। उदाहरण के लिए, भले ही हमारा चांद पृथ्वी से देखने पर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारे ग्रह के कुल द्रव्यमान की तुलना में इसका हिस्सा बहुत छोटा है। प्लूटो और कैरोन की स्थिति अलग है। ये दोनों लगभग एक ही आकार के जोड़े की तरह हैं, जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। इसी वजह से उनके सिस्टम में कुछ अनोखा होता है। अक्सर ग्रह और उसके चांद का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ग्रह के भीतर ही होता है। इसका मतलब है चांद असल में घूमता है, जबकि ग्रह बस हल्का सा डोलता है। प्लूटो और कैरन के मामले में उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उनके बीच की खाली जगह में है, यानी सिर्फ कैरन ही प्लूटो के चारों ओर नहीं घूमता। दोनों एक अदृश्य बिंदु के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर के बीच में घूम रहे हैं। उनमें से कोई भी वास्तव में स्थिर नहीं है। दोनों एक ही केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ठीक ऐसा ही प्लूटो चारों सिस्टम में होता है। उनके अजीब रिश्ते की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और घटना है जो इस स्तर पर कम ही दिखती है। अगर हम अपने चांद को देखें तो उसका सिर्फ एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर हमेशा दिखाई देता है। ये इसलिए है क्योंकि उसकी अपनी धुरी और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति समान है। इसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। लेकिन प्लूटो और शैरोन इससे भी आगे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टाइडल लॉक्ड हैं। जैसे शैरोन प्लूटो को देखता है, वैसे ही प्लूटो भी शैरोन को देखता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री उस हिस्से में खड़ा हो जो शैरोन की ओर है, तो वह उसे हमेशा आसमान में स्थिर देखेगा। वह कभी उगेगा नहीं, कभी डूबेगा नहीं, जैसे कोई बहुत बड़ा गोला हमेशा के लिए आसमान में टंगा हुआ हो। वहीं अगर आप प्लूटो के दूसरी तरफ हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी में शैरोन को एक बार भी नहीं देख पाएंगे। इनकी गुरुत्वाकर्षण संबंध इतनी जबरदस्त है। इन सारी अजीब विशेषताओं की वजह से कई खगोल शास्त्रियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या शैरोन को सिर्फ चांद कहना ठीक है, या इन्हें दो समान दुनिया मानना सही रहेगा जो साथ साथ अंतरिक्ष में घूम रही हैं? 2000 के शुरुआती वर्षों में ये सवाल उस बढ़ती बहस का एक अहम हिस्सा बन गया कि ग्रह शब्द का असली मतलब क्या है। नेपच्यून की कक्षा के पार काइपर बेल्ट में बड़े बड़े बर्फीले पिंड मिलने से वैज्ञानिकों के लिए यह बताना मुश्किल हो गया कि प्लूटो क्यों खास है। और यहीं पर कैरो से मिले डेटा की अहमियत सामने आई। इससे पता चला कि सौर मंडल पहले वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल की गई साधारण श्रेणियों से कहीं ज्यादा जटिल है। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो और कैरो के लिए अलग अलग संभावित वर्गीकरणों पर गंभीरता से चर्चा की। कुछ सुझाव थे कि इन्हें द्विग्रह माना जाए, लेकिन जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, एक और बड़ा फैसला आने वाला था। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ प्लूटो की स्थिति ही नहीं बदलेगा, ये पूरे विश्व के लिए ग्रह की परिभाषा देखने का नजरिया बदल देगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल है जो लंबे समय से खगोलविदों को परेशान कर रहा है। अगर प्लूटो और कैरोन का रिश्ता इतना खास है, तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कई वर्षों तक सबसे लोकप्रिय व्याख्या यह थी कि सौरमंडल के शुरुआती समय में एक बहुत बड़ा टकराव हुआ था। इस मॉडल के अनुसार अरबों साल पहले एक बड़ा बर्फीला पिंड प्लूटो से टकराया था। टक्कर की ताकत के कारण कुछ सामग्री आकाशगंगा में फेंक दी गई और बाद में मिलकर कैरोन का निर्माण हुआ। पहली नजर में यह विचार तर्कसंगत लगता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे चांद के बनने की मुख्य व्याख्या भी यही है
कि युवा पृथ्वी से एक विशाल टक्कर के बाद उसका निर्माण हुआ। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन बेहतर होते गए और प्लूटो और कैरन की संरचना का अध्ययन बढ़ा, कुछ समस्याएं सामने आने लगीं, क्योंकि ये पृथ्वी जैसे नहीं हैं। प्लूटो और कैरन मुख्य रूप से बर्फ और चट्टानों से बने हैं, इसलिए वे बड़ी चट्टानी ग्रहों की तुलना में टक्कर पर अलग प्रतिक्रिया देते हैं। यहीं से एक नई सोच सामने आई, जिसे कुछ ग्रह वैज्ञानिकों ने अध्ययन करना शुरू किया। एक जबरदस्त विनाश के बजाय इन दो प्राचीन दुनियाओं की पहली मुलाकात शायद कहीं ज्यादा सौम्य रही होगी। कुछ आधुनिक सिमुलेशनों के अनुसार काइपर बेल्ट में दो पास के पिंडों के बीच धीमी और छूती सी टक्कर हो सकती है। वे तुरंत टुकड़ों में नहीं बटे, इसके बजाय वे शायद अस्थायी रूप से एक दूसरे से चिपक गए थे, जबकि वे अंतरिक्ष में घूम रहे थे, इससे पहले कि वे फिर से अलग हो गए। ये कुछ ऐसा है जैसे दो वाहन कम गति से टकराकर अलग दिशाओं में चले जाएं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां वे पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण से नहीं निकल पाए। तब से वे एक स्थायी गुरुत्वाकर्षण साझेदारी में एक साथ बने रहे। हालांकि उनके उत्पत्ति के सटीक विवरण का अध्ययन अभी भी जारी है, लेकिन अवलोकन एक महत्वपूर्ण बात दिखाते हैं। प्लूटो और चारोन की संरचना अलग अलग है। प्लूटो में चट्टानी पदार्थ का प्रतिशत अधिक है, जबकि चारोन में अधिक बर्फ पाई जाती है। कई शोधकर्ताओं के लिए यह संकेत है कि वे किसी एक ही चीज के साधारण मिश्रण नहीं हैं, जो बहुत गर्म टक्कर के बाद बने हों। संभव है कि उनका अपना अलग अस्तित्व था, इससे पहले कि वे अंतरिक्ष में एक जोड़ी बने। लेकिन उस समय क्या हुआ, वैज्ञानिक एक प्रभाव पर लगभग निश्चित हैं। गुरुत्वाकर्षण ने उनके नए संबंध को व्यवस्थित किया, जिससे बहुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। जैसे जैसे उनकी कक्षा और घूर्णन धीरे धीरे बदल रहे थे, दोनों दुनियाओं के अंदर जबरदस्त घर्षण हुआ और वह घर्षण गर्मी में बदल गया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सौर मंडल के उस ठंडे हिस्से में थोड़ी सी गर्मी भी किसी ग्रह या चंद्रमा का इतिहास बदल सकती है। कई ग्रहों के मॉडलों का मानना है कि यह गर्मी चारोन के अंदर मोटी बर्फ को कमजोर कर सकती थी। इसके जमी हुई सतह के नीचे बहुत पहले अतीत में एक विशाल भूमिगत महासागर बन गया होगा। एक ऐसा महासागर जिसे इंसान ने कभी नहीं देखा। एक महासागर जो किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि शांत दुनिया जिसे हम आज देखते हैं, वो कभी अधिकांश लोगों की सोच से कहीं ज्यादा सक्रिय रही होगी। कई दशकों तक खोजे जाने के बाद भी चैरन पृथ्वी के टेलीस्कोप में बस एक धुंधला सा बिंदु ही बना रहा और किसी को नहीं पता था कि असल में वो कैसा दिखता है। यह किसी को नहीं पता था कि पहाड़, खाइयां या प्राचीन भूवैज्ञानिक गतिविधि के निशान हैं या नहीं। फिर एक ऐतिहासिक पल आया। 14 जुलाई 2015 को नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्षयान वहां से गुजरा। प्लूटो सिस्टम में अंतरिक्ष में लगभग 1 दशक लंबी यात्रा के बाद पहली बार मानवता ने प्लूटो और चैरोन को करीब से देखा, और जो तस्वीरें दिखाई गईं, वे किसी भी वैज्ञानिक की उम्मीद से कहीं ज्यादा अनोखी थीं। एक साधारण पीले रंग के पत्थर के बजाय चैरोन एक ऐसी दुनिया के रूप में उभरा जिसकी अपनी जटिल इतिहास है। एक ऐसी दुनिया जो मानो बड़े बदलावों से गुजरी हो, और उन प्राचीन उथल पुथल के निशान आज भी इस रहस्यमय चांद की सतह पर खुदे हुए हैं। जब वैज्ञानिकों ने न्यू होराइजन्स द्वारा भेजी गई तस्वीरों का विश्लेषण किया, तो एक बात तुरंत साफ हो गई। चैरोन का अतीत शांत नहीं था। हालांकि चांद अब ठंडा और निर्जीव दिखता है, इसकी सतह पर प्राचीन आपदाओं के निशान हैं, जिन्होंने इसकी दुनिया को हिला दिया था। चारों की सतह पर बड़ी दरारें, लंबी चट्टानें और गहरी घाटियां हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हैं। कुछ इतनी बड़ी हैं कि असली आकार की कल्पना भी कठिन है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो 1000 किलोमीटर से भी अधिक लंबे हैं, जबकि कुछ चट्टानें पृथ्वी के कई प्रसिद्ध घाटियों से भी गहरी हैं। लेकिन सवाल है, ऐसी कौन सी ताकत है जो किसी दुनिया की लगभग पूरी पपड़ी को चीर सके? ये न तो क्षुद्र ग्रह है, न ही सामान्य ज्वालामुखी। ग्रह विज्ञानियों के अनुसार इसका जवाब शायद चैरोन के अंदर से आया हो। प्लूटो प्रणाली जब नया था, तब इसमें अभी काफी बची हुई गर्मी थी। चांद के पथरीले हिस्सों में मौजूद प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्वों ने भी इसकी अंदरूनी गर्मी में योगदान दिया होगा। समय के साथ यह गर्मी इतनी हो सकती है कि सतह के नीचे छिपी हुई बर्फ की कुछ परतों को पिघला दे। अगर ये मॉडल सही है,
तो कभी चारण के पास अपनी मोटी बर्फीली परत के नीचे एक विशाल समुद्र हो सकता था। यह समुद्र सतह पर दिखाई नहीं देता, बल्कि गहराई में छुपा हुआ एक रहस्यमय महासागर है। लेकिन जैसे जैसे यह चंद्रमा लाखों सालों में ठंडा होता गया, स्थिति बदलने लगी। जो पानी पहले तरल रूप में था, वो धीरे धीरे जमने लगा। और यहीं पर पानी की एक अनोखी विशेषता सामने आई। ज्यादातर पदार्थों के विपरीत जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे जैसे क्रस्ट के नीचे बर्फ बनती गई, उसने धीरे धीरे चारों की पूरी सतह को बाहर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्रस्ट फैलने लगा, धीरे धीरे दबाव बनने लगा, यहां तक कि एक समय ऐसा आया जब वह नीचे से आ रही ताकत को और रोक नहीं सका और फिर सतह फट गई। आज जो विशाल भंश रेखाएं और घाटियां हम देखते हैं, वे शायद उस प्रक्रिया की स्थायी निशानियां हैं। ये ऐसा है जैसे कोई दुनिया अंदर से फूल रही हो, सतह पर घाव बनने से पहले। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सबूत आज तक साफ साफ बने हुए हैं। पृथ्वी के विपरीत, जहां बारिश, हवा, महासागर और सक्रिय भूवैज्ञानिक गतिविधि है जो परिदृश्य को बदलता रहता है, चारोन पर ऐसे लगभग कोई प्रक्रिया नहीं है। इस पर कोई घना वायुमंडल नहीं है जो प्राचीन निशानों को मिटा सके। इसी वजह से जो हम आज देखते हैं वो बहुत दूर के अतीत से आया हुआ एक विशाल टाइम कैप्सूल जैसा है। लेकिन चांद के सभी हिस्सों की कहानी एक जैसी नहीं है। न्यू होराइजन्स ने पता लगाया कि एक ही चांद में दो अलग दुनियाएं छुपी हैं। उत्तर में प्राचीन टेरेस दिखते हैं। ये शांत इलाका है जिसमें गड्ढे, दरारें और भूगर्भीय गतिविधियों के निशान हैं। ये इलाका बूढ़ा, खुरदुरा और ऐतिहासिक लगता है। लेकिन दक्षिणी हिस्से में नजारा अचानक बदल जाता है। ये सतह अधिक चिकनी है, गड्ढे कम हैं और इसकी उम्र अन्य क्षेत्रों से कम लगती है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि यहाँ कुछ अलग हुआ था। उत्तर में प्राचीन दरारें बनने के बाद मुख्य व्याख्याओं में से एक को क्रेटर कहा जाता है। पहली नजर में यह एक आम ज्वालामुखी जैसा लगता है, लेकिन कैरोन जैसे बेहद ठंडे दुनिया में नीचे से पिघला हुआ पत्थर नहीं निकलता। इसके बजाय अंदर से पानी, बर्फ और अन्य रसायनों का मिश्रण ऊपर आ सकता है। जैसे जैसे प्राचीन भूमिगत महासागर जमता है, क्रस्ट के नीचे दबाव बढ़ता जाता है। जब कोई दरार बनती है तो कुछ पदार्थ सतह की ओर ऊपर आने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लंबे समय तक संभव है कि जमी हुई परतों ने दक्षिणी गोलार्ध के बड़े हिस्से को ढक लिया हो। इसी वजह से वह क्षेत्र उत्तर की तुलना में ज्यादा चिकना और कम उम्र का दिखता है। इस समतल इलाके में कुछ अजीब पहाड़ भी बिखरे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो विशाल समतल मैदान के बीच अलग थलग खड़े दिखते हैं, जैसे वे वहां के न हों। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि ये शायद पुराने क्रस्ट के प्राचीन टुकड़े हैं जो तीव्र भूवैज्ञानिक गतिविधि के दौरान टूट गए थे। अगर ये व्याख्या सही है तो ये विशाल हिमखंडों की तरह हो सकते हैं जो कभी जमी हुई सामग्री की सतह पर इधर उधर घूमे और फिर अंत में अपनी वर्तमान स्थिति में रह गए। न्यू होराइजन से मिले डेटा के हर नए विश्लेषण के साथ यह और भी स्पष्ट होता जा रहा है कि कैरन केवल प्लूटो के पास एक साधारण चंद्रमा नहीं है। यह वो दुनिया है जिसमें कभी अंदरूनी गर्मी और शायद छुपा महासागर था। इसकी कहानी इसकी दरारों, चट्टानों व मैदानों में दर्ज है जो आज दिखती है। लेकिन न्यू होराइजन्स द्वारा चारों के बारे में की गई सभी खोजों में एक विवरण ने वैज्ञानिकों का तुरंत ध्यान खींचा, और वो है इसका रंग। विशेष रूप से वह अजीब गहरा लाल हिस्सा जो चांद के उत्तरी सिरे पर पाया जाता है। अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो यह बर्फ की सतह पर पड़ा हुआ एक बड़ा दाग जैसा लगता है। इसके अजीब रूप के कारण न्यू होराइजन्स टीम के कुछ सदस्यों ने इसे अनौपचारिक नाम दिया, नाम मॉडर मैकुला। और आज तक ये प्लूटो के पूरे सिस्टम में सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। पहली नजर में यह सिर्फ रंग का साधारण बदलाव लगता है, लेकिन ग्रह वैज्ञानिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सबूत का टुकड़ा है जो यह समझा सकता है कि प्लूटो पर चीजें कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और चारन चाहे उनके बीच हजारों किलोमीटर दूर हो। विश्लेषणों के अनुसार यह लाल रंग शायद जटिल कार्बनिक यौगिकों के कारण है जिन्हें टोलेंस कहा जाता है। आमतौर पर ये तब बनते हैं जब साधारण अणु जैसे मीथेन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों
और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले उच्च ऊर्जा कणों के संपर्क में आते हैं। बहुत लंबे समय के दौरान ये रसायन गहरे और लाल रंग के पदार्थ में बदल जाते हैं। लेकिन मीथेन कहां से आया? यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। एक मुख्य व्याख्या खुद प्लूटो से जुड़ी हुई है। हालांकि प्लूटो छोटा है, लेकिन इसकी एक पतला वायुमंडल है जिसमें मीथेन और नाइट्रोजन सहित कई गैसें शामिल हैं। धीरे धीरे इस वायुमंडल का एक हिस्सा अंतरिक्ष में निकल जाता है। जब चारोन अपने साथी के चारों ओर घूमता है तो संभावना है कि कुछ भागने वाले अणुओं को इसकी गुरुत्वाकर्षण पकड़ लेती है। ये जैसे एक दुनिया से दूसरी में धीरे धीरे लगातार सामग्री स्थानांतरित होती है। जब चारोन के उत्तरी हिस्से में लंबी ध्रुवीय सर्दी आती है तो तापमान बहुत गिर जाता है। वहां का वातावरण इतना ठंडा है कि मीथेन सीधे बर्फ में बदल सकता है। बहुत लंबे अंधेरे के बाद वो इलाका फिर से सूरज की रोशनी में नहाएगा, और जब ऐसा होगा तो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण मीथेन में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाएगा। मिलियन से लेकर अरबों सालों तक शायद वही मोटी लाल परत बनी होगी जो हम आज देखते हैं। अगर यह सिद्धांत सही है तो इसका मतलब है कि प्लूटो ने खुद धीरे धीरे चारोन के उत्तरी हिस्से को रंग दिया है। यह दो दुनियाओं का अनोखा उदाहरण है जो बिना भौतिक संपर्क के एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। सभी वैज्ञानिक मीथेन के स्रोत के रूप में प्लूटो से सहमत नहीं हैं। एक अन्य व्याख्या पर भी अध्ययन जारी है। संभव है कि मीथेन खुद चारोन के अंदर से आया हो। अगर इसमें प्राचीन भूमिगत महासागर और पहले बड़े क्रायोवोल्केनिक विस्फोट हुए थे तो शायद इसकी गहराई से कुछ गैसें निकली होंगी। इसमें मीथेन और अन्य यौगिक शामिल हैं जो सतह तक ऊपर आ सकते हैं। समय के साथ ये गैसें चंद्रमा के सबसे ठंडे हिस्सों यानी ध्रुवों पर जमा हो सकती हैं, और पहली थ्योरी की तरह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आज जो लाल पदार्थ हम देखते हैं उसके बनने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। फिलहाल इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा स्पष्टीकरण सही है। यह भी संभव है कि दोनों में कुछ न कुछ सच्चाई हो, पर इसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, स्पष्ट है कि चारों के उत्तर में लाल निशान सिर्फ प्रकृति की सामान्य सजावट नहीं है। ये अरबों वर्षों में हुई प्रक्रियाओं का एक निशान है, और ये इस बात की भी याद दिलाता है कि प्लूटो और चारों के बीच संबंध कितना गहरा है। इस चांद का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने न केवल चारोन को बेहतर जाना, बल्कि उन्होंने प्लूटो को भी और अच्छे से समझा। अगर कैरों की खोज ना होती तो प्लूटो का आकार, द्रव्यमान और विशेषताएं शायद और लंबे समय तक रहस्य रहती। चारोन की कक्षा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसने खगोलविदों को इस प्रणाली का सही विश्लेषण करने में मदद की। इसकी सतह पर दरारों ने प्राचीन महासागर की संभावनाएं उजागर कीं। इसकी समतल भूमि ने क्रायोवोल्केनिक गतिविधि के प्रमाण दिए, और उत्तरी ध्रुव पर लाल क्षेत्र ने दोनों दुनियाओं के बीच पदार्थ के स्थानांतरण को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। सीधे शब्दों में कहें तो प्लूटो की कहानी चारों के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। कई वर्षों तक मानवता ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण चंद्रमा है जो एक छोटे से बौने ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने दिखाया है कि उनका रिश्ता जितना पहले सोचा जाता था उससे कहीं ज्यादा खास है। दो अलग अलग दुनिया, दो पिंड जो सौरमंडल के एक ही क्षेत्र में बने, और दो इतिहास जो एक साथ गुरुत्वाकर्षण, बर्फ, गर्मी और समय ने लिखे। एक छोटी सी उभार से, जिसे पुरानी तस्वीर में लगभग एक दोष समझ लिया गया था, इंसान द्वारा खोजे गए सबसे अनोखे ग्रह प्रणालियों में से एक सामने आई, और शायद यही इस कहानी से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक है। कभी कभी विज्ञान में सबसे बड़ी खोजें किसी योजनाबद्ध खोज से शुरू नहीं होती। वे अक्सर किसी ऐसी चीज से शुरू होती हैं जिस पर लगभग ध्यान न गया हो, किसी छोटे से विवरण से, किसी अजीब अवलोकन से, और किसी ऐसे व्यक्ति से जो क्यों पूछने को तैयार हो।